नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आजकल के ऑनलाइन क्लास में भारतीय इतिहास पर चर्चा हो रही है। इतिहास जानने के स्रोतों में कई प्रकार के, जैसे पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से या सिक्कों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है, उसी क्रम में चलते हैं। तो जैसे जैन साहित्य था, बौद्ध साहित्य था, इसके विषय में आपको जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया था। उसी क्रम में देखेंगे तो लौकिक साहित्य भी है ना, कि लौकिक साहित्य भी इतिहास जानने के स्रोतों में शामिल है। जो लौकिक साहित्य है मुख्य रूप से उस समय की समसामयिक घटनाएं या ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि लौकिक साहित्य के माध्यम से उस दौर के ऐतिहासिक और समसामयिक घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। तो जानकारी के जो स्रोत हैं मुख्य रूप से उस समय के लिखे गए ग्रंथ हैं, है ना। इसमें सर्वप्रथम जो रचना की गई थी, है ना, सर्वप्रथम जो रचना की गई थी वह थी अर्थशास्त्र की। लौकिक साहित्य में सबसे पहले है अर्थशास्त्र, है ना। बहुत प्रचलित अर्थशास्त्र, जैसा कि वनडे कंपटीशन में बराबर बना रहता है और छोटी कक्षाओं से भी आप पढ़ते आ रहे हैं अर्थशास्त्र के विषय में। तो अर्थशास्त्र के विषय में देखेंगे तो इसकी रचना किसने किया था, है ना। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसकी रचना किसने किया था? चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने या कौटिल्य ने। यानी कि जो नाम है एक ही व्यक्ति के तीनों नाम है, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कभी कभी आपके परीक्षाओं में इस तरह से भ्रम में भी दे देता है। तो एक ही, यानी चाणक्य भी उसे कहेंगे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही व्यक्ति का सभी नाम है। ये तो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह से। हाँ, जो अर्थशास्त्र, हाँ, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये मुख्य रूप से जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सबसे अधिक हस्तक्षेप विष्णुगुप्त का ही रहा करता था। तो मुख्य रूप से कवि भी रहा है, रचनाकार भी रहा है और शासन का अच्छा ज्ञाता भी रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था चाणक्य को या विष्णुगुप्त को या कौटिल्य को, इस तरह से भी देता है। हाँ, अर्थशास्त्र पुस्तक में जो श्लोक हैं लगभग 6000 श्लोक है, 6000 श्लोक। तो 6000 श्लोक का ये अर्थशास्त्र है। कितने भागों में विभाजित था? कितने भागों में? 15 भागों में विभाजित है। इस तरह से भी प्रश्न आता है कभी कभी। 15 भागों में विभाजित है। मुख्य रूप से दूसरा और तीसरा भाग, यानी कि दूसरा भाग और तीसरा भाग यह सर्वाधिक प्राचीन है। यानी अर्थशास्त्र में जो 15 भागों में विभाजित है, 15 खंडों में जो अर्थशास्त्र विभाजित है, उसमें दूसरा और तीसरा जो खंड है वो सब सर्वाधिक प्राचीन है। यह किसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी देता है? यह जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह मौर्यकालीन सामाजिक, है ना, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों का अध्ययन कराता है। यानी अर्थशास्त्र पुस्तक से मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों की जानकारी हमको मिलती है। तो ये कभी कभी विषय भी पूछ देता है। हाँ, जैसे वनडे एग्जाम में जैसे छोटे जो कंपटीशन होते हैं हाई स्कूल लेवल के या इंटर लेवल के, तो उसमें सीधे सीधे एक प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है या अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। ये छोटा सा प्रश्न पूछता है। थोड़ा सा और जैसे सिविल सर्विस की तरफ जाएंगे या थोड़ा सा बड़े कंपटीशन को फेस करेंगे तो वहां पे इस तरह से प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र के संबंध में सही नहीं है। जब सही नहीं करके आता है तो यहाँ ये विषय हो जाता है कि सारे विषयों को आपको जानना जरूरी होगा। अर्थशास्त्र के विषय में तब गहन अध्ययन करना होगा। कितने भाग हैं, कितने श्लोक हैं, किसकी जानकारी मिलती है ना, ये सारी जो मैटर है इसमें समाहित होनी चाहिए। हाँ, अगले क्रम में चलेंगे। अर्थशास्त्र को आपने देख लिया। अगले क्रम में चलेंगे तो मुद्रा राक्षस, सर्वप्रचलित रचना है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखदत्त ने लिखा था।
विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है। ये बराबर आपके वनडे कंपटीशन में पूछता है कि मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, या मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी, तो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। यह किसके विषय में, जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है किसके विषय में जानकारी देती है, मौर्यकालीन मौर्य वंश की स्थापना के विषय में जानकारी देती है और नंद वंश के पतन तक की जानकारी आपको मिलती है। जो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, इसमें मुख्य रूप से मौर्य वंश की स्थापना और नंद वंश के पतन की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए कि जो मौर्य वंश के स्थापना और नंद वंश के पतन के विषय में आपको जानकारी मिलती है। किससे मिलती है, तो मुद्रा राक्षस से। इसी तरह से क्वेश्चन की प्रकृति भी रहेगी, या तो एक ही प्रश्न पूछता है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की है, या ये इस तरह से भी कभी कभी जो प्रश्न आते हैं उसके स्वरूप बदले हुए होते हैं। जैसे ये पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सी विशाख दत्त की पुस्तक नहीं है, तो ये जहाँ नहीं करके आता है, यहाँ है के संबंध में आता है, वहाँ कंपटीशन में उस तरह की थोड़ी टिपिकल हो जाती है बातें। तो विशाख दत्त की पुस्तक नहीं है, तो उसमें जो है तीन नहीं रहे, तीन जैसे एक रहेगा तीन नहीं रहेगा, इस तरह से पूछता है, एक तीन रहेगा एक नहीं रहेगा, इस तरह से भी दे देता है, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो इस तरह से भी आता है। अगले क्रम में जाएंगे, अगली पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा था, पाणिनि ने। तो कहते हैं ना अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी, यानी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है, पाणिनि। तो मुख्य रूप से पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की थी, यह मुख्य रूप से व्याकरण ग्रंथ है। यह क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। हाँ, अगला देखेंगे, अगले क्रम में देखते हैं। अगले रचनाकार है, अगली पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम जो किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास की रचना है, तो ये किसके विषय में जानकारी देती है, मुख्य रूप से पुष्यमित्र शुंग एवं उनके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन आपको प्राप्त होता है। यानी कि जो मालविकाग्निमित्रम पुस्तक लिखी गई कालिदास के द्वारा, इसमें पुष्यमित्र शुंग और उनके पुत्र जो थे अग्निमित्र थे, उनके राजनीतिक विषय की जानकारी आपको मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। इस तरह से भी आता है। मालविकाग्निमित्रम किसकी पुस्तक है, तो कालिदास की है, इस तरह से भी देता है। हाँ, एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि जैसे कालिदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, है ना, तो बहुत डीपली पूछता है। तो उसमें कुछ रचनाएं जैसे नाटक ग्रंथ हैं उनके, है ना, महाकाव्य है या खंड काव्य है। तो नाटक ग्रंथ इनके अलग है कालिदास के, या जो खंड काव्य है वो अलग रचना है, और जो महाकाव्य है वो अलग रचना है। तो अब तो जैसे या तो एक रचना पूछ देगा, जैसे मालविकाग्निमित्रम पूछ दिया किसकी रचना है, तो उसको आप कालिदास लगा दिए ना। कभी कभी इस तरह से पूछता है कि कौन सा कालिदास का नाटक ग्रंथ है, या कौन सा कालिदास का खंड काव्य है, या कौन सा कालिदास का महाकाव्य रचना है। तो इस तरह से भी देता है। तो इसको ट्रिकी के माध्यम से देखते हैं। तो ट्रिकी क्या है, कालिदास की अन्य रचनाओं में जैसे इसके ट्रिकी है, पहले है ना मा वी। क्या है इसका, ना मा वी, है ना, ना मा वी। ना का मतलब होता है नाटक ग्रंथ, है ना। तो नाटक ग्रंथ यानी कालिदास का जो नाटक ग्रंथ है ना, वो कौन कौन सा है, ये मालविकाग्निमित्रम जो भी बताया हमने, ये नाटक ग्रंथ ही है कालिदास का। तो नाटक ग्रंथ में मालविकाग्निमित्रम है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है ना। मालविकाग्निमित्रम ये जो है, ये क्या है, नाटक ग्रंथ है। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, तो विक्रमोर्वशीयम जो है ये क्या है, नाटक ग्रंथ है, ठीक है। तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम।
अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि तीन जो है, तीन रचना ये नाटक ग्रंथ है। यानी कि कालिदास का नाटक ग्रंथ कौन कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसको ट्रिकी के माध्यम से आप याद करेंगे तो इसका नाम है नामावीर, नामावीर। तो इस तरह से आप जो साथी मेरे वीडियो देख रहे होंगे ये ट्रिकी लिखने का प्रयास करेंगे। ट्रिकी लिखेंगे तो आपको उनके नाटक ग्रंथ, खंड काव्य, उनके महाकाव्य आप ऐसे अंतर कर लेंगे, ठीक है ना, अगर ट्रिकी याद है तो। क्योंकि ट्रिकी इसलिए बनाया गया है कि बराबर कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, तो समझ में नहीं आ पाता खंड काव्य कौन सा है और नाटक ग्रंथ कौन सा है, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो अगला देखेंगे, ये तो नाटक ग्रंथ हो गए। अगला देखेंगे तो अभी आपने नाटक ग्रंथ देखा कौन कौन सा? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखिए जो खंड काव्य है ना, कालिदास के खंड काव्य हैं, खंड काव्य कौन कौन से हैं? खंड काव्य के लिए हमने ट्रिकी बताया था खमेरी, खमेरी, ये री ऋषि वाला री रहेगा। तो ख का मतलब होता है खंड काव्य, हाँ? मे का मतलब मेघदूतम और री का मतलब होता है ऋषभौम, यानी कि दो खंड काव्य है। कौन कौन सी?